इधर। चलो स्टार्ट करेंगे। बोल दोगे? चलो करें शुरू। उस लायक बनना पड़ता है कि लोग आपका केयर करें। क्या यार, नहीं, चाबी अपने को बाहर की तरफ, बाहर के ताले की चाबी नहीं है मेरे पास। हाँ, रोशन के पास है ना? रोशन के पास है ताले की चाबी। अब मेरे को दे दो ना चाबी आपकी। आप 8 बजे आ जाओ ना, सुबह 8 बजे आना, चाबी मैं ले आऊंगा। आप निकल जाओ घर। सब लॉक कर दो, आप सब लॉक कर दो, वो शटर गिरा दो, वो रहने दो खुली। बस, बस, मुझे चाबी दे दो। ये काहे की चाबी है? एक्टिवा की नहीं? एक्टिवा की तो अंदर रखी होगी, ये है एक्टिवा की। हाँ, चलो। जी, जी काका। चलो, ऑनलाइन वाले बच्चे साथ में हो क्या? ऑनलाइन वाले बच्चे भी उड़ गए। चलो स्टार्ट करें। हाँ, कौन से सेक्शन से कौन से सेक्शन में? 39 to 50, प्लीज हियर। एक मिनट। चलो, इधर देखो, प्लीज हियर। सबसे पहला, ओपन योर नोट्स, सेक्शन नंबर 30। जल्दी। हाँ, सेक्शन 39 के अंदर मैं आपको सिर्फ 5 चीजें बताऊंगा। देन उसके बाद आपको क्या करना है, अगले 3 मिनट के अंदर ये पूरा पढ़ के क्या करना है। सबसे पहला, सेक्शन 39 में सबसे पहले बताया कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन और मिनिमम एप्लीकेशन वैल्यू अगर हमें प्रोस्पेक्टस इशू करने के 30 डेज के अंदर नहीं मिलता, हम क्या नहीं कर सकते? हम अलॉटमेंट नहीं, क्या नहीं कर सकते? नंबर वन, अगर हम नहीं कर पाए अलॉटमेंट, मिनिमम सब्सक्रिप्शन या फिर मिनिमम एप्लीकेशन वैल्यू हमें नहीं मिला, तो जिस दिन हमारा ऑफर क्या होता है, क्लोज होता है, उसके कितने के अंदर? 15 डेज के अंदर क्या करना होता है? ओके। तीसरा, जब भी अलॉटमेंट करते हो, अलॉटमेंट के 3 दिन के अंदर आपको रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल करना होता है। फोर्थ, फॉर्म नंबर PS3 along with व्हाट, लिस्ट ऑफ अलॉटी, उनका नेम, एड्रेस, ऑक्यूपेशन, कितने नंबर, कितने शेयर्स दिए आपने उनको, और शेयर इश्यू करके आपको कितने पैसे मिले हैं। अगर कंसिडरेशन अदर देन कैश मिला है, तो वो अग्रीमेंट, वो अग्रीमेंट की स्टैम्प्ड अग्रीमेंट की कॉपी, जो प्रूफ है कि आपको क्या मिला है, कंसिडरेशन मिला है, आपको वो लगाना है। नंबर टू, और अगर आपका अग्रीमेंट राइटिंग में नहीं है, तो वो मेमोरेंडम, वो या डॉक्यूमेंट, आपको क्या करना है, जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशन है वो एक डॉक्यूमेंट पे लिखना है, और वो डॉक्यूमेंट आपको आरओसी के साथ करना है, फाइल करना है। कौन से फॉर्म में? ये हो गया 13 है। जल्दी से स्टार्ट कीजिए। 4 मिनट्स। 3 मिनट।
आप बिल्कुल बेफिक्र। यस काका। डन। बिल्कुल। रजिस्ट्रार के पास पावर है एडजुडिकेट करने की, अगर आपने गलत स्टैम्प। चलिए सेक्शन 40, प्लीज बोलिए। हाँ। यस। 40 प्लीज यार। इधर देखिए। सेक्शन 40। 40 क्या बोलता है? नंबर 1, आप जब भी पब्लिक इशू लाते हो तो आपको क्या करना है? स्टॉक एक्सचेंज को अप्लाई करना है कि स्टॉक एक्सचेंज को आपको अप्लाई करना है लिस्ट के लिए। प्लस आप अगर प्रोस्पेक्टस में ये बताते हो कि आपने लिस्ट के लिए क्या किया है, अप्लाई किया है, तो कौन से स्टॉक एक्सचेंज में आपने लिस्ट अप्लाई किया आपको। तीसरा, ये देखो, तीसरा, जब तक क्या है, जो भी आपको पैसे मिलते हैं, जो भी आपको क्या मिलता है, सब्सक्रिप्शन मनी मिलता है, वो आप एक सेपरेट अकाउंट में रखेंगे शेड्यूल बैंक में। और इस पैसे को आप सिर्फ दो ही पर्पस के लिए, कौन सा? एडजस्टमेंट अगेंस्ट अलॉटमेंट या फिर रिफंड। चौथा, अगर आप के साथ अग्रीमेंट करके ये कंडीशन को क्या करते हैं, अगर वेव करते हैं, तो अग्रीमेंट क्या होगा? वॉइड होगा। उसके बाद आप अंडर राइटिंग पे कर सकते हैं ना, एक्ट, जितना कंपनीज एक्ट में लिखा है उतना, या फिर जितना आपके अग्रीमेंट में लिखा है उतना, विच एवर इज लेस। एक्ट में कितना लिखा है शेयर के केस में 5%, डिबेंचर के केस में, या फिर आपका जितना अग्रीमेंट में लिखा है विच एवर इज लेस। और आपको अंडर राइटर का नाम कहाँ पे बताना है? अपने प्रोस्पेक्टस में। उसके बाद आपके आर्टिकल्स ने भी आपको अलाउ करना चाहिए, ये अलाउ करना चाहिए अंडर राइटिंग पे करने। चलिए स्टार्ट कीजिए वापस से। चलिए 3 मिनट। अच्छा प्लीज कंसंट्रेशन के साथ, बहुत ज्यादा सिर्फ रीड करना है कंसंट्रेशन के साथ, और कुछ नहीं। अबे पढ़ना बात नहीं, उधर तू दूर बैठ। टू द प्लेन। हाँ बेटा, 3 मिनट पढ़ लेना, उसके बाद मैं बताऊंगा। क्योंकि मैं यहाँ हुई नहीं।
चलिए, डन। आर्यन बोलिए। अलॉटमेंट या फिर रिफंड, कोई पर्पस के लिए। बोल कृष्णा। विवर। परपोर्टिंग का मतलब इंटेंडिंग, चाहना। तो जैसे आई एम परपोर्टिंग टू, मेरी नियत है कि मैं उसको पढ़ाऊं। ठीक है, 40 पढ़ लिया। 41, हाँ बोलिए प्लीज। रुक, क्या लगता है तनु, क्या है वेव का मतलब? छोड़ देना। अगर मान लो मैं हूँ कि भाई आप मेरे कंडीशन में फुलफिल नहीं करूंगा, क्या आप शेयर ले लोगे? आप बोलते हो हाँ, वो कंडीशन या वो अग्रीमेंट वैलिड होगा या वॉइड होगा? तो मैं किसी भी इन्वेस्टर के साथ अग्रीमेंट करके कंडीशंस को वेव नहीं कर सकता। कौन सी? 40 के सबसेक्शन 1 और सब 2 में है। 41, 41 में तो कोई कुछ एसआर पास करके कंपनी क्या इशू कर सकती है? जीडीआर इशू कर। नाउ 42, 42 पढ़ने के लिए मैं आपको 6 मिनट दूंगा। ठीक है, लिसन टू मी। 42, देखो, सेक्शन 42 के साथ में अपन कुल 14 दिस ईयर, एक साल में मैक्सिमम 200। 200 सेपरेट क्लास के लिए क्या है? सेपरेटली काउंट होगा। 200 लोग कैसे काउंट होंगे बच्चों? ओके। एक टाइम पे एक से ज्यादा इश्यू पेंडिंग रह सकता है? नहीं। रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट कितने के अंदर फाइल करना है? 15 डेज। जब तक आप अलॉटमेंट नहीं करते प्लस रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल नहीं करते, तब तक आप क्या नहीं कर सकते? सब्सक्रिप्शन मनी को यूज, प्राइवेट प्लेसमेंट लेटर ऑफ ऑफर भेजना है। कौन से फॉर्म में? पीएस फॉर्म में। कितने के अंदर? नाम रिकॉर्ड करने के कितने के अंदर? जितने लोगों को शेयर देते हो उनका सारा रिकॉर्ड मेंटेन करना है प्राइवेट प्लेसमेंट। कौन से फॉर्म में? पीएस 5 में। उसके बाद एक साथ दो इश्यू पेंडिंग नहीं हो सकते, पर जिन लोगों के नाम रिकॉर्ड कर लियो तो एक साल में जितनी बार चाहो तो उतनी बार क्या कर सकते हो? इश्यू कर सकते हो। हर प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए आपको क्या लगेगा? सेपरेट एसआर। लेकिन अगर नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू कर रहे हो तो, और वो 180 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी की लिमिट के अंदर है, तो काम किसे चल जाएगा? बोर्ड रेजोल्यूशन। लेकिन अगर इसकी लिमिट को आपने क्या कर दिया? एक्सीड कर दिया, तो एसआर। कैन आई से 1 एसआर विल बी सफिशिएंट? एक स्पेशल रेजोल्यूशन सफिशिएंट होगा पूरे साल भर में आपको जितने क्या लाने हैं? एनसीडी। एंड सेम अगर क्या कर रहे हो, क्यूआईबीज को अगर आप प्राइवेट प्लेसमेंट के शेयर दे रहे हो, एक एसआर विल बी सफिशिएंट। जितने भी क्यूआईबीज को आप चाहो तो क्या कर सकते हो? कर सकते हो। 200 की लिमिट में कौन काउंट नहीं होगा? क्यूआईबी और एम्प्लॉय जिनको आप शेयर दे रहे हो, किसके अंदर? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम के अंदर। ठीक है ना? उसके बाद और कोई पॉइंट? तो जर अंडर एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, कौन से शेयर दे रहे हो, कितने लोगों को दे रहे हो, शेयर क्या प्रमोटर वगैरह को दे रहे हो, रीजन क्या है, पैसा कहाँ पे यूज करोगे, ये सब डिस्क्लोजर कहाँ पे दोगे? एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। ठीक है, ये आपको ध्यान। टोटल में हाँ, एनबीएफसी और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को 200 के लिए एप्लीकेबल नहीं, कम नहीं होगी। अगर रिजर्व बैंक ने इनके लिए क्या बनाए? रेगुलेशन बनाए हैं। लेकिन अगर इनके लिए कोई रेगुलेशन नहीं है तो इनको कंपनीज एक्ट की 200 के लिए क्या करनी पड़े? फॉलो करनी पड़े। चलिए, मैं आपको 7 मिनट्स का टाइम दे रहा हूँ पूरा सेक्शन 42 रिवाइज करने के लिए। कितने का टाइम दे रहा हूँ आपको? स्टार्ट करो। चलिए, 7 मिनट्स। चलिए, तो बच्चों आप सबके पास 7 मिनट है ये पूरा सेक्शन नंबर 42 रिवाइज करने के। ठीक है, प्लीज स्टार्ट, लेट्स यूज दिस टाइम।
2 मिनट अभी। Done? 1 मिनट और दे रहा हूँ, जल्दी करो। चलिए सेक्शन 43 पे आ जाइए अभी। नंबर 43 बोलिए गरिमा। सेम एनसीडी इश्यू अगर लिमिट के अंदर कर रहे हो 180 वाली तो डीआर, लिमिट के बाहर जा रहे हो तो साल का एक एसआर क्या है सफिशिएंट है, साल के अंदर जितने भी तुमको क्या लाने हैं प्राइवेट प्लेसमेंट लेके आने। प्लीज बोलिए। अबंडेंट मतलब खत्म कर देना, जब तक एक इश्यू विड्रॉ कर लेना, क्या कर लेना, विड्रॉ कर लेना। नाउ प्लीज कम टू सेक्शन 43। दो टाइप की, दो काइंड की शेयर कैपिटल हो सकती है। एक इक्विटी के अंदर वोटिंग राइट वाली हो सकती है और डिफरेंशियल। डिफरेंशियल वोटिंग राइट अगर इश्यू करना है तो सबसे पहले आर्टिकल चेक करो। दूसरा, जनरल मीटिंग में क्या पास करना है, ओआर पास करना है। पिछले 3 साल में एनुअल रिटर्न और फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करने में डिफॉल्ट होना नहीं चाहिए। सबसिस्टिंग डिफॉल्ट नहीं होना, क्या नहीं होना चाहिए, सबसिस्टिंग डिफॉल्ट डिपॉजिट डिबेंचर्स प्रेफरेंस के क्या करने में, रिडीम करने में। चौथा, प्रेफरेंस शेयर के डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने में कोई डिफॉल्ट नहीं होना। उसके बाद टर्म लोन वगैरह पे करने में कोई डिफॉल्ट होना नहीं चाहिए। स्टैट्यूटरी पेमेंट रिलेटिंग टू एम्प्लॉय टू द अथॉरिटीज, टू द अथॉरिटीज वो पे करने में डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का डिविडेंड पे करने में डिफॉल्ट होना नहीं चाहिए। और अगर ये सारे में डिफॉल्ट है तो जिस फाइनेंशियल ईयर में डिफॉल्ट ठीक करोगे उस फाइनेंशियल ईयर के एंड, उस फाइनेंशियल ईयर के एंड से कब बच्चों, 5 साल के बाद आप क्या कर सकते हो, 5 साल इलेप्स होने के बाद आप डीवीआर इश्यू कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद आपकी कंपनी में मैक्सिमम डीवीआर के पास, डीवीआर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट कितने हो सकते हैं,
74%। और इस 74% में आप किसको काउंट करोगे? डीवीआर के वोट्स भी काउंट करो, ठीक है। उसके बाद और क्या है? हाँ, कंपनी अपने नॉर्मल इक्विटी शेयर को डीवीआर में कन्वर्ट नहीं कर सकती और डीवीआर को नॉर्मल इक्विटी कन्वर्ट नहीं कर सकती। फास्ट 6 मिनट, 5 मिनट्स। 5 मिनट्स, जल्दी। पेरेंट्स के फोन आना चालू हो गए। अरे ये क्या क्लास ले रहे हो आप? चलिए जल्दी से, 4 मिनट बाकी है। हो गया? वो इसके इस एक्ट के पहले जो प्रेफरेंस है वो वाला कट कर दो। कुछ नहीं, अगर मान लो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को आपने राइट दिया है किसी का कि वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स में, सरप्लस प्रॉफिट्स में या वाइंडिंग अप के टाइम पे अगर सरप्लस बच जाता है, वो भी उसमें भी शेयर मिलेगा, तो आप उनको इक्विटी शेयर कंसीडर। डन। सेक्शन नंबर 44 तो अपने फेवरेट है। क्या है? शेयर, या फिर कंपनी में अगर शेयर कैपिटल नहीं है तो अदर इंटरेस्ट ऑफ मेंबर। कौन सी प्रॉपर्टी होगी? मूवेबल प्रॉपर्टी होगी। और वो कैसे ट्रांसफर होगी? जैसा कंपनी के आर्टिकल में लिखा हुआ है। 45, कंपनी के जितने भी फिजिकल शेयर्स हैं सबको क्या होगा? हर एक शेयर दूसरे शेयर से अलग होगा। किसके थ्रू? डिस्टिंक्टिव। और ये रूल किसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा? इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स के ऊपर एप्लीकेबल नहीं। इज दैट क्लियर? नाउ आई विल स्टार्ट विथ पर, किसे रिलेट करता है? वेरी नाइस। तो सेक्शन 46 प्लस रूल कौन से हैं? 5, 6 एंड 7 ऑफ कंपनी एससीडी रूल। चलो देखो सारे लोग ध्यान से देखना। सबसे पहला प्लीज हियर सेक्शन और उसकी दोनों की समरी में आपको। सबसे पहला, एक कंपनी शेयर सर्टिफिकेट कब इशू? नंबर 1, जब क्या हो जाए? कोर्ट रेजोल्यूशन पास हो जाए।
नंबर 2, लेटर ऑफ अलॉटमेंट क्या हो जाए, सरेंडर हो जाए। लेटर ऑफ अलॉटमेंट सरेंडर करने की ज़रूरत कब नहीं है, अगर क्या हो रहा है, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस दे रहे हो या रिनंसिएशन लेटर दे रहे हो या फिर बोनस इश्यू, यस और नो। उसके बाद अगर लेटर ऑफ अलॉटमेंट खो गया तो एमनिटी बॉन्ड दो और कंपनी ने जो तुम्हारे प्रूफ या एविडेंस को इन्वेस्टिगेट करने में जो भी क्या किया है, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस किए हैं, आप वो कंपनी को, क्लियर। उसके बाद कंपनी, अगर आपका शेयर लॉस हो जाए या फिर डिस्ट्रॉय हो जाए, कंपनी क्या इशू कर सकती है आपको, डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट। हर एक शेयर सर्टिफिकेट के लिए कितना फीस लेती है कंपनी आपसे, मैक्सिमम 50 रुपये। अगर कंपनी शेयर को, इधर देखो, अगर आप सब डिवाइड करवा रहे हैं, आप कंसोलिडेट करवा रहे हैं अपने शेयर्स को, आपके शेयर डिफिक्ट हो गए हैं, टॉर्न हो गए हैं, डिक्रिप्ट हो गए हैं, या फिर म्यूटिलेट हो गए हैं, तो आपको बड़ा गला सर्टिफिकेट है या फिर शेयर सर्टिफिकेट की जो जगह होती है वो क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है, तो आप कंपनी को पुराना शेयर क्या करोगे, और देन, और कंपनी आपसे 50 रुपये एक सर्टिफिकेट की चार्ज कर सकती है, और कंपनी आपको क्या देगी, डुप्लीकेट या रिन्यूड, रिन्यूड शेयर। दूसरा, अगर कंपनी खुद से सब डिवाइड कर रही है, कंसोलिडेट कर रही है, मर्जर या फिर अमलगमेशन हुआ है, शेयर कैपिटल का क्या हुआ है, रिस्ट्रक्चरिंग हुआ है, इस केस में कंपनी अगर आपके शेयर सर्टिफिकेट को क्या करती है, रिन्यू करती है, तो वो ना आपसे क्या चार्ज करेगी, फीस भी चार्ज नहीं करेगी, और आपको पुराना सर्टिफिकेट सरेंडर करने की, चाहे शेयर सर्टिफिकेट डुप्लीकेट हो या फिर तुम्हारे ऑप्शन पे रिन्यू हो, शेयर सर्टिफिकेट पर बड़े बड़े अक्षर में लिखा रहेगा क्या, इश्यूड ऑफ ओरिजिनल। शेयर सर्टिफिकेट का फॉर्म होता है कौन से फॉर्म में, एसएच। उसके बाद जो भी ब्लैंक पेपर इश्यू होते हैं शेयर सर्टिफिकेट इश्यू करने के लिए, वो तभी इश्यू होंगे जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करे, ऑथराइज करे, प्लस उनके ऊपर क्या होना चाहिए, नंबरिंग होनी, ठीक है। उसके बाद शेयर सर्टिफिकेट के साइन कौन करेगा, दो डायरेक्टर या फिर डायरेक्टर प्लस यस, और अगर कॉमन सील है तो कॉमन सील लोगों की प्रेजेंस में लगानी। 1% कंपनी के क्या होगा, डायरेक्टर प्लस सीएस, लेकिन अगर डायरेक्टर ने सीएस नहीं है तो डायरेक्टर प्लस पर्सन ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड, ये लोग क्या करेंगे, शेयर सर्टिफिकेट के साइन करेंगे। उसके बाद और क्या था, क्या, शेयर सर्टिफिकेट रजिस्टर, फॉर्म नंबर SS2, कंपनी को एक रजिस्टर, कौन सा, रजिस्टर ऑफ रिन्यू एंड डुप्लीकेट शेयर, ठीक है। जो ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट के बदले क्या इशू हुआ है, डुप्लीकेट या रिन्यूड शेयर सर्टिफिकेट, ओरिजिनल सर्टिफिकेट की डेट ऑफ इशू क्या थी, की डेट ऑफ इशू क्या थी, ये आपको और इसका डिस्टिंक्टिव नंबर क्या था, ये आपको कहाँ पे बताना है, ये कहाँ पे बताना है, इस रजिस्टर में आपको बताना है। देन जो डिटेल्स हैं डुप्लीकेट सर्टिफिकेट क्या करनी है, प्लस इस रजिस्टर में जो भी एंट्री मार रहे हो इसका क्रॉस रेफरेंस देना पड़ेगा, कहाँ पे, रजिस्टर ऑफ मेंबर में, मार्क्स कॉलम में, ना क्लियर है ना। उसके बाद ये रजिस्टर कंपनी सेक्रेटरी या फिर पर्सन ऑथराइज्ड बाय बोर्ड की कस्टडी रहेगा, रजिस्टर ऑफिस में रखोगे, परमानेंटली प्रिजर्व करोगे, और शेयर सर्टिफिकेट या डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट वगैरह इशू जो भी डॉक्यूमेंट है उनको 30 ईयर्स के लिए प्रिजर्व करोगे। और एक और चीज़ याद रखना, अगर कंपनी फ्रैक्शनल कूपन है, क्या है, तो लेटर ऑफ अलॉटमेंट या फ्रैक्शनल कूपन सरेंडर करने के, लेकिन फ्रैक्शनल कूपन, हाँ, चलिए स्टार्ट कीजिए। टोटल मैं आपको टाइम दे रहा हूँ 6 मिनट यहाँ पे, जल्दी प्लीज स्टार्ट। क्या साले, बहुत बहुत परेशान।
आती। इसी का मतलब क्या होता है? बेटा बंद, अब बंद करना एकदम प्यार से, जैसे अपने घर करते हो। वेरी नाइस आरोही बेटा, थैंक। चलिए बच्चे जल्दी। फोर का पढ़ पूरा, एक भी पॉइंट मत छूटना। रूल, सब रूल, प्रोवाइजो, सब सेक्शन, क्लॉजेस, सब क्लॉजेस, कुछ भी मत छोड़ना। करो करो आराम से। 46 हो गया ना, 47। एक मिनट कर लिए सब लोग, से करो हाँ, एकदम अच्छे से। बस हो गया 47। इधर देखो 47, वोटिंग राइट। इक्विटी शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट, जब वो वोट किस पे करेंगे, पोल पे करेंगे, प्रपोर्शनेट। कैसे रहेगा? नंबर वन। अच्छा, सब्जेक्ट टू सेक्शन 43, सब्जेक्ट टू सेक्शन व्हाट बेटा? सब्जेक्ट टू सेक्शन 43, 188 एंड सेक्शन 50, इनको ध्यान में रखते हुए, ठीक है। इक्विटी शेयर का वोटिंग रेट किस पे होगा? पोल पे। सॉरी, पोल पे वोट करते हैं तो प्रोपोर्शनेट, मतलब वन शेयर इज इक्वल टू वन वोट। प्रेफरेंस शेयर होल्डर उसी मैटर में वोट डाल सकते हैं जिसमें वो क्या है, इंटरेस्टेड है। फाइंडिंग अप और रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल में हम मानेंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को क्या है, इंटरेस्ट है। उसके बाद अगर लगातार 2 साल तक क्या नहीं मिलता, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं मिलता, तो क्या माना जाएगा? वो हर मैटर में क्या रखते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं। और अगर किसी मैटर में इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर दोनों ही वोट डालते हैं, तो इक्विटी शेयर होल्डर का वोट उसी प्रपोर्शन में होगा जिस प्रपोर्शन में कंपनी की पेड अप, जिस प्रपोर्शन में कंपनी की टोटल पेड अप कैपिटल में टी कैपिटल है। तो अगर कंपनी की पेड अप कैपिटल में 100, कैपिटल 100 है, तो इक्विटी कैपिटल 80% है, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स का वोट कितना होगा उस रेजोल्यूशन में? 80%। चलो 3 मिनट्स, सॉरी 2 मिनट्स, छोटा सेक्शन।
आराम से। तो पूछ उसका बहुत इम्प्रूवमेंट आपसे भी। चलिए इधर देखो। क्या है? तो अगर दोनों वोट डालते हैं तो अगर 80 पास है, ये वोट भी इधर 48। क्लास शेयर होल्डर्स के राइट चेंज करने कर सकते हैं। कैसे? दो ऑप्शन है। पहला, 3/4 किसका कंसेंट लेना है? पहला ऑप्शन क्या है? व्हाट इज द फर्स्ट ऑप्शन? कंसेंट ले लो। किसका कंसेंट ले लो? होल्डर्स ऑफ नॉट लेस देन 3/4 इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। जिनके पास क्या है, 75% शेयर है, उनका क्या ले लो? उनका कंसेंट। या फिर आप क्या कर लो, इनकी एक मीटिंग बुला लो और मीटिंग में क्या पास कर लो? एसआर पास। सेंटिएंट वालों के पास कम से कम कितने परसेंट शेयर होने चाहिए? 10%। जिस दिन एसआर पास हुआ है उसके कितने दिन के अंदर? 21 डेज के अंदर ये कहाँ जा सकते हैं? एनसीएलटी। एक बार मामला एनसीएलटी में पहुंच गया तो प्रोसेस कंटिन्यू रहेगी या रुक जाएगी? रुक जाएगी। कब तक? जब तक एनसीएलटी क्या नहीं दे देता? डिसीजन। इसको हम क्या बोलते हैं? और सबसे इंपॉर्टेंट, वेरिएशन जब कर रहे हो तो या तो आपके एमओए या फिर एओए क्या करें? अलाउ करें। पर अगर आपके एमओए और एओए अलाउ नहीं करते, वेरिएशन जो है वो टर्म्स ऑफ इश्यू के द्वारा प्रोहिबिट। हाँ, याद है आपको? यस और नो? वेरिएशन टर्म्स ऑफ इश्यू का प्रोहिबिटेड होना। चलिए स्टार्ट कीजिए। 3 मिनट्स। जल्दी। बहुत कर रहे हैं। वेरी नाइस। चलिए नेक्स्ट। बढ़िया। 49 पे आ जाओ। 49 और 50 दोनों। 49 तो ऑल ऑन सेम क्लास ऑफ शेयर कैसे करो? यूनिफॉर्म बेसिस करो। लेकिन आर्टिकल 18 तक क्या है? कॉल्स के प्रोविजन है। यहाँ पे टेबल एफ में 14 दिन का नोटिस देना है। दो कॉल के बीच में 1 मंथ का। कॉल में क्लियरली बताओ कितना अमाउंट पे करना है, कब तक पे करना है। यस और नो? उसके बाद देन अगर कंपनी ने कॉल नोटिस नहीं दिया बट आपको टर्म्स ऑफ इश्यू में पूरा स्केड्यूल दिया था कि किस स्केड्यूल में आपको पे करना है, तो आपको क्या करना है? उस स्केड्यूल के हिसाब से पे करना है और ऐसा माना जाएगा कि कंपनी ने आपको क्या दिया है? प्रॉपर नोटिस दिया है। एक बार कॉल करने के बाद क्या वो रिवोक और पोस्टपोन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। उसके बाद
अगर आपने कॉल मनी टाइम पे नहीं किया, क्या कंपनी आप इंटरेस्ट चार्ज कर सकती है 10%? यस। अगर आपने एडवांस में कॉल मनी पे कर दिया तो बोर्ड चाहे तो एक्सेप्ट कर सकता है, लेकिन उसके ऊपर 20% या फिर 12% या फिर कोई और रेट जो बोर्ड डिसाइड करे वो उसके ऊपर क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। हो गया पहला। अगर नहीं कर पाए तो, अगर शेयर होल्डर डिफॉल्ट करता है तो 28 to 34 कंपनी क्या करेगी, आपको सेकंड नोटिस भेजेगी। कितने का टाइम देगी, फिर से आपको 14 डेज का टाइम। और इस नोटिस में क्लियरली कंपनी आपको धमकाएगी कि अगर आपने 14 डेज के अंदर पैसे नहीं दिए तो आपके शेयर क्या हो जाएंगे। और इस नोटिस में कंपनी आपको क्लियरली बताएगी, क्या बताएगी, कितना अमाउंट देना है, को देना है, कब देना है। ठीक है। उसके बाद आपके शेयर अगर उसके बाद भी आप पे नहीं करते तो कंपनी क्या करेगी, एक बोर्ड रेजोल्यूशन पास करेगी और आपके शेयर क्या कर देगी, फॉरफिट। फॉरफिचर के बाद भी, फॉरफिचर के यू वुड बी लायबल टू पे, कब तक, जब तक वो शेयर फुल्ली पेड। कंपनी चाहे तो फॉरफिटेड शेयर को क्या कर सकती है, कि कर सकती, डिस्काउंट दे सकती। कितना, जितना कंपनी को फॉरफिटेड एक्सेप्ट हो गया है। क्या फॉरफिचर को कैंसिल भी किया जा सकता है, फॉरफिचर। चलिए जल्दी से रीड। जल्दी प्लीज रीड, 6 मिनट।